नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, समझ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगे तो परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी सवाल पूछा गया कि इंटरेस्ट पेड को तो पता चल गया कि भाई हमारे पास ना ये 5,000 प्रॉफिट है, ठीक है, ये इसको नोट कर लें, जरूरत नहीं है, वैसे करना है कर लो, नहीं करना ना करो, समझ जाओ। ये अगर जिंदगी में कभी किसी को समझाना पड़े, हाँ ये है कि जब किसी को समझाओगे तो वो आपका मुरीद हो जाएगा, ये है, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है। अब एक बात तो ये बात कंफर्म है कि नेट प्रॉफिट तक पहुंचने तक हमने बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें प्लस माइनस की हुई हैं जिसका कैश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि आपने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सपेंसेस अकर हुए लेकिन पे नहीं हुए, वो भी माइनस किए हुए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं प्रीपेड जो पेड तो हैं लेकिन अकर नहीं है। हमने तो देखना होता है सालाना कैश फ्लो, चाहे वो प्रीपेड है चाहे वो अक्रूड है, हमने देखना है कैश इन या आउट कितना। एक मेथड तो है डायरेक्ट, वो समझ लग जाएगा जब हम करेंगे, क्योंकि वो है डायरेक्ट, पता चल रहा है ये कैश आ रहा है ये कैश जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं पता चला क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट है। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट की वैल्यू ली, और ये हम सब मानते हैं कि ये इसमें सारा ये कैश फ्लो नहीं है। मतलब जिस कंपनी का 5,000 नेट प्रॉफिट है, वो जरूरी नहीं है कि 5,000 उसके पास कैश भी वही है, कैश की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक होगी बात। अब अगली कहानी, हम क्या करते हैं फिर, कि इस 5,000 के अंदर वो चीजें जो नॉन कैश हैं, जो हम समझते हैं नॉन कैश हैं, वो इसमें प्लस या माइनस कर देते हैं। मतलब अगर कोई इनकम ऐड हुई है तो माइनस कर देते हैं, कोई एक्सपेंस माइनस हुआ है तो प्लस कर देते हैं, बट वो नॉन कैश होना जरूरी है। सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आया कि भाई साहब इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ऐड बैक कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस हम वापस ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, हालांकि ये तो हम पे कर रहे होते हैं। फिर हमने एक स्टैंडर्ड कहता है, हाँ जी ऐसा भी तो हो सकता है कुछ अक्रूड हो, तो ऐसा करो एक दफा सारा वापस ऐड बैक कर, फिर जितना पेड है वही माइनस करो बस। और वो आपको पता है एडजस्टमेंट में हम ऐड बैक कर देते हैं और एड में हम माइनस भी कर देते हैं। ये बात तो आपको समझ लग गई, क्योंकि ये अब जरूरत नहीं है परेशानी में। अब बात आ गई, आपने कहा अक्रूड सैलरी की, ये बात तो कंफर्म है कि इस प्रॉफिट में से बताओ जो माइनस हुई है चीज वो क्या है, सैलरी पेड या सैलरी टोटल, सैलरी एक्सपेंस पे हुआ है या सैलरी पेड माइनस हुई है। अज्यूम कर लें कोई वैल्यू 1,000 अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इसमें से जो माइनस किया हुआ है ना, वो 1,000 माइनस किया हुआ है ओरिजिनली, ये है हमारा एक्सपेंस। अगर आपका ना ओपनिंग अक्रूड सैलरी है ना क्लोजिंग अक्रूड सैलरी है, मतलब पता क्या होगा, एक्सपेंस भी यही है, एक्सपेंस भी यही है, पेड भी यही है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपका, जो आपके सवाल की तरफ हम आ रहे हैं, अगर आप कहते हो कि ये हमारे पास 2012 और 2011 यहां पर अक्रूड भी है, अक्रूड क्या है, यहां पर 400 है और यहां पर 800 600 कर लेते हैं, राइट। जैसे कि हम इंटरेस्ट का लेजर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अगर वो तरीका होता तो हम एक सैलरी पेएबल का लेजर बनाते, सैलरी पेएबल का लेजर बनाते, यहां पर किधर लेजर बना, चले यहां पर बना लेते हैं, सैलरी पेएबल का लेजर बनाते। ब्रॉड ऑन इधर लिखते, कैड ऑन इधर लिखते, ऐसा ही है। एक्सपेंस कहां लिखते हैं, कितना नहीं पता, नहीं एक्सपेंस 1,000 है और कैश 800, ये 1,400 हो गया, ये भी 1,400 लिखेंगे, 800, गॉट इट। हमारे प्रॉफिट में से एक्चुअल में माइनस कितना होना चाहिए था, 800, हुआ कितना हुआ है,
1000। ये बात समझ लगी? 200 ज्यादा माइनस हुआ या कम? अगर ज्यादा माइनस हुआ है मतलब ज्यादा आउटफ्लो लिखा हुआ है, ज्यादा आउटफ्लो किया हुआ है, तो इसका मतलब है वापस इनफ्लो कर देना चाहिए। कितनी अमाउंट से? 1000 माइनस किया हुआ है, आपने कितना माइनस किया हुआ है? करना कितना था? 800। अब जरा आप जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जाओगे ना, जहां पर अक्रूड सैलरी लिखा होगा, वहां पर आप देखोगे कि अगर कोई अक्रूड ज्यादा हो जाए तो इनफ्लो, कम हो जाए तो आउटफ्लो। ऐसा करते हो? अगर अक्रूड एक्सपेंस है बढ़ रहे हैं तो इनफ्लो, कम हो रहे हैं तो आउटफ्लो। तो आपका ये 200 से 600 हो गया, 200 का इनफ्लो लिखोगे आउटफ्लो? इनफ्लो। क्यों किया? अब जरा पहले प्रॉफिट में से कितना माइनस हुआ है? 1000। आपने वापस इन कितना कर दिया? नेट कितना बच गया? 800। होना कितना चाहिए था? 800। होता क्या है, प्रॉफिट में से पूरी अमाउंट पहले प्लस माइनस हो चुकी होती है, हम सिर्फ ब्रॉड ऑन कैड ऑन का डिफरेंस एडजस्ट कर देते हैं। वो जो डिफरेंस होता है ना पेड और अक्रूड का, वो एडजस्ट हो जाता है। और हम इंटरेस्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है। क्योंकि जिस तरह उसने कहा है, हाँ मैं बता सकता हूं कि कहां पर इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। ये 800 का ही आउटफ्लो होना चाहिए और 800 का ही हो रहा है। 1000 का पहले प्रॉफिट में से ये माइनस हो चुका है और हमने इसका डिफरेंस 200 रुपया रिवर्स किया, इनफ्लो शो कर दिया, वो ऑटोमेटिकली 800 का रह गया। ये हर तरह के सवाल में ऐसा ही होता है। अब एक और मजे की बात बताता हूं, सेल्स में आते हैं। आपके पास बिल्कुल यही चीज है। सपोज दैट आपके पास सेल्स है टोटल साल की 5 लाख, ठीक है? सेल का ताल्लुक होता है डेटर्स के साथ, ये तो पता है ना। हमारे ब्रॉड ऑन डेटर्स हैं 80,000, कैरिड ऑन डेटर्स हैं 1 लाख, या कर लेते हैं 70,000, 10,000 का फर्क कर लेते हैं। हम वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ इसका डिफरेंस लिखते हैं, पता है? कैश फ्लो के अंदर सिर्फ इसका डिफरेंस लिखते हैं। हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है हमारी सेल क्रेडिट पे हमने वो क्रेडिट भी तो हो सकती है। तो बताएं हम क्या करते हैं? ब्रॉड ऑन से कैरिड ऑन, 10,000 से कम चीजें कम हो रही है ज्यादा, आपके डेटर्स कम हो रहे हैं ज्यादा, कम हो रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो। और जब एसेट कम होते हैं तो अब जरा इंटरेस्टिंग बात सुने, प्रॉफिट के अंदर आपकी सेल्स कितनी ऐड है? 5 लाख। कितनी ऐड है? 5 लाख। क्योंकि जितनी सेल्स अक्कर हुई है उतनी 5 लाख पहले इनफ्लो है, ऐड हुआ तो इनफ्लो है। आपने 10,000 की और ऐड कर रहे हो तो टोटल सेल के केस का इनफ्लो कितना हो गया? 5,10,000। 5 लाख। अब हम देखते हैं क्या वाकई ही 5,10,000 है? डेटर का अकाउंट बनाए। डेटर का अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो इस साल हमारे पास वाकई कैश इतना ही आया है। ब्रॉड ऑन कितना है डेटर का? 80,000। कैरिड ऑन कितना है डेटर का? 70,000। सेल कितनी की? और डेटर टू सेल ही एंट्री होती है ना, साल भर में कितनी हुई? 5 लाख। और इधर क्या आता है? कैश। यही होगा ना। और जब डेटर कैश देते उसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू डेटर। अब इसको क्लोज करो, ये आ जाएगा 580, इधर भी आएगा 580 और इधर आ जाएगा 5 लाख। तो पूरे साल में इनफ्लो हुआ कितना? 5,10,000। सेल के नाम से ऑलरेडी ऐड हो चुका है, 10,000 हमने मजीद ऐड कर दिया, टोटल हमने पूरा कर दिया इनफ्लो। तो ये चीजें मुख्तलिफ जगहों पे ये एडजस्ट हो रही होती है। जैसे एक और बात बता देता हूं आपको, आप गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल प्लस या माइनस करते हो। सपोज दैट लॉस ऑन डिस्पोजल हम कहते हैं जी आपका 2,000 का लॉस आया और ये एसेट आपने बेचा था 12,000 का। आप कहते हो कि सर प्रॉफिट के अंदर ना एडजस्टमेंट करनी है ना, कैश फ्लो तो 12,000 हुआ है। कैश फ्लो कितना हुआ है? 12,000। अब मुझे बताओ आपने एक्सपेंस में कितना लिखा होगा? 12,000 लिखा होगा या 2,000 जो लॉस हुआ होगा वो लिखा होगा? इसका मतलब है प्रॉफिट में सिर्फ 2,000 माइनस हुआ है। हालांकि हमारा तो इन हुआ है, चाहे नुकसान हुआ है, कैश तो इन हुआ है ना, तो हम 2,000 इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाकर कैश फ्रॉम डिस्पोजल पूरा 12,000 अपना लिख देते हैं। ये सारी बैकएंड स्टोरी चलती है। आपको ये समझ लग गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगाते ना सी
पेपर में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। पेपर को आपको फॉर्मेट आना चाहिए, वर्किंग आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू कहां से फाइंड होती है, बस वो चीज है। पेपर में इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट का होता है कि अगर किसी ने को सीखना हो कि हाँ जी एक्चुअल में हमें नजर आना चाहिए कैश फ्लो, तो वो इस तरह से हो रहा होता है। चले जी, 5वां सवाल। अच्छा, पहले तो आप ये ईमानदारी दिखाएं कि सवाल कितने लोगों ने नहीं किए, 5वां, 9वां, 10वां। चलो भाई साहब, माशाअल्लाह। और वो हरमून भाई आपको क्या हुआ है? अच्छा, गेस्ट आया तो गेस्टों को गोली मारा करो फर्स्टों के दिन, बल्कि बाहर ही बंदा को खड़ा कर दिया करो। चले, और कोई बस बाकी सबने ट्राई किए आपकी तो खैर। और चले जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मतलब बुक वाले सवाल आपके सबके टैली हो गए। 5वें मसला है, ये देख लें। फिर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन, बिल पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इक्विपमेंट, सारा कुछ गिवन है आपको। आया जनाब। फिर प्रॉफिट तो मेरे ख्याल में कल हमने फाइंड कर नहीं लिया था, कितना आया था? 220। ये सब पता है ना कल का। हमने कैपिटल वर्किंग नंबर 1 यहां पर तो सवाल शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आज मैं आपको अगला नोट लिखवाता हूं कि अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो कहां कहां से फाइंड हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट ना गिवन हो तो कहां कहां से फाइंड हो सकता है। अपने नोट्सों में जाएं और वहां पर जाकर लिख लें। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर 1 में क्या आता है? अल्लाह करे गिवन हो। नंबर 2, रिटेन अर्निंग का लेजर बना लो। रिटेन अर्निंग का लेजर बना लो। रिटेन अर्निंग के नाम का भी पता होना चाहिए, सारे नामों का, क्या क्या इसे बोलते हैं। फिर अगर रिटेन अर्निंग नहीं गिवन तो कैपिटल का लेजर बना लो, आपको वहां से मिल जाएगा। अगर इन सबसे नहीं मिल रहा तो आप एसपीएल बना लो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस अदर एक्सपेंसेस एड अदर इनकम। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन ना पूरी गिवन होगी। एसपीएल बना लो, वहां से फाइंड कर लो। और अगर वहां से भी नहीं अवेलेबल तो शायद कोई और तरीका होगा जिससे आप कॉमन सेंस लड़ाओगे और आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। सपोज दैट कोई रेशियो एनालिसिस की चीजें गिवन कर सकता है। आपको पता है रेशियो एनालिसिस के अंदर बहुत जगहों पे हमारा फार्मूला इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फलाना फलाना। तो वो इंफॉर्मेशन दे देगा और हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, वहां से हमारा प्रॉफिट आ जाए। जैसे वो रिटर्न ऑन इक्विटी दे देता है। आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। सवाल के अंदर वो रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे दे, एवरेज इक्विटी भी दे दे, तो सवाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड हो जाएगा और उसमें टैक्स ऐड बैक करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाए। तो मतलब वो कॉमन सेंस में क्या मतलब होता है, इसके अलावा भी सवाल आ सकता है पेपर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम इस तरह से फाइंड किया करेंगे। तो इस सवाल के अंदर बताओ कौन सा लेजर बनेगा, कैपिटल का या रिटेन अर्निंग? कैपिटल का। तो कैपिटल का जब हमने अकाउंट बनाया था, ये तो हम करके गए थे मेरे ख्याल में, कैपिटल का अकाउंट, इसके अंदर ब्रॉड था, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, कैरी ऑन था, लोन था, ड्राइंग्स थी 180, लोन था 12,000, 22,000 पे किया था। मैं पढ़ देता हूं सवाल, अगर जो बंदा कल नहीं आया था वो उसको उसके लिए। ये देखिए पॉइंट नंबर ये, पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन 22,000 आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। तो मतलब उसकी एंट्री जो पास हुई है, लोन दिया आपने टोटल 22,000, ओनर ने दिया 12,000,
बाकी बिजनेस से कैश गया। तो आपके पास जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 12,000 तो लोन की पेमेंट हुई है, इसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हम कह देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो क्या आया 220 ये हमारी बैलेंस फिगर आ गई। अगर सवाल के अंदर टैक्स गिवन होगा तो प्लस करते या माइनस? प्लस करते, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन सवाल के अंदर टैक्स की वर्किंग नहीं है, तो आ जाओ फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 220 एडजस्टमेंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन पकड़े और वो नहीं पकड़ी जा रही। डेप्रिसिएशन के लिए अब आए जरा सवाल के अंदर, ये आपका सवाल है, आपको एक इक्विपमेंट की एक्यूमुलेटेड एक्शन गिवन है, एक फर्नीचर की। इकट्ठा आपको पता थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अलग अलग कर लेते हैं। इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाते हैं। ब्रॉड डाउन कितना? 18,000। कैरी डाउन 24,000। क्या कोई इक्विपमेंट का बेचा भी है? अगर बेचा है तो उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन भी आएगी। आपको पता है ना, ये तो पता है कि यहां पर आती क्या क्या चीजें, यहां डिस्पोजल आती। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ इक्विपमेंट दैट हैड अ कॉस्ट 23,000 एंड वाज 40% डेप्रिशिएटेड। 40% वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो कितना डेप्रिशिएट हो गया? 23 का 40% 92। सवाल हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई कितनी? 15,000। ये मैं पॉइंट लिखवा चुका हूं कि डेप्रिसिएशन ना गिवन हो तो कहां से फाइंड करते हैं। अब आ जाओ फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। ब्रॉड ऑन कितना है? 15,000। कैरिड ऑन 8। डिस्पोजल, अच्छा ये चीज ट्रिकी थी इसके अंदर। यहां पर आए जरा पॉइंट नंबर 3 पे, कहता है भाई साहब का ना पूरा फर्नीचर फर्स्ट जो 1123 को पड़ा हुआ था ना, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। कितने का पड़ा हुआ था आपके पास फर्नीचर? ये पड़ा हुआ फर्नीचर 64,000 का। वो कहता है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और हुआ भी कब? 1123 को। और ये जो 15,000 डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन पड़ी हुई है, ये किसकी पड़ी हुई है? ये भी तो ब्रॉड ऑन की है। अब एक एसेट सारा जाया हो गया, मतलब डिस्पोज हो गया, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन ऊपर 15,000 पड़ी है वो भी सारी उसी की थी। तो जो हमारा एसेट डिस्पोज हुआ है ना, मतलब इन फॉर्म ऑफ वो फायर के साथ, तो उसकी जो अक्यूमुलेटेड एक्शन है वो 15,000 है। हमें कैसा पता चला कि उसने कहा है कि 1123 को या 13 को जितना फर्नीचर पड़ा हुआ है सारा डिस्ट्रॉय हुआ, और उस तो ब्रॉड ऑन सारा गया, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? ऊपर गिवन है ब्रॉड ऑन। तो आपकी जो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 15,000, और जो 8,000 कैरिड ऑन में आ रही है ना, ये तो इसी साल की नया फर्नीचर की है, यानी क्लोज किया तो हमारे पास 8,000 आ। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो 15,001 है, और 8,000 15,200, तो 23,200 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और इतनी कैलकुलेशन आपको पेपर में आएगी। चलें जी, डेप्रिसिएशन आ गया, वर्किंग नंबर 1 लिखोगे, जो भी वर्किंग की होगी 23,200। लॉस ऑन डिस्पोजल, हाँ जी, यहां पर देखिए 23,000 वाला एसेट 40% डेप्रिशिएट हो गया था, मतलब 23,000 माइनस 9,200 कितने का बच गया था? 13,800 वाला एसेट आपने 6,500 का बेच दिया। 13,800 वाला एसेट कितने का बेचा? 60। चले, कितना डिस्पोजल का? 70। गेन ऑन फर्नीचर,
ये देखिएगा जरा, आपके पास जो फर्नीचर पड़ा था वो 64,000 का था, राइट? 15,000 का डेप्रिशिएट भी हो चुका था, मतलब आपका फर्नीचर 64,000 का पड़ा हुआ था साल के शुरू में, और 15,000 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी। कितने का बचा पड़ा था फर्नीचर? 49,000 वाले एसेट के बदले इंश्योरेंस वालों ने आपको 60,000 रुपया दे दिया। ये लिखा हुआ है, वो कहता है जनवरी 123 फर्नीचर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, प्रोसीड रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 60,000। 60,000 आपको मिल गया किस फर्नीचर के बदले? जो 49,000 का पड़ा हुआ। वैसे प्रैक्टिकली लॉस ही होता है, इंश्योरेंस वाले इतने पैसे देते नहीं। चलें जी, तो कितनी वैल्यू आ गई गेन ऑन फर्नीचर? ये माइनस हो जाए। अच्छा, आप जरूर ऐसा कर लो, सारे प्लस वाले पहले और सारे माइनस वाले बाद में इसमें लिख लो, अच्छा लगेगा, वरना अगर साथ साथ प्लस माइनस करो तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिर एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट भी तो है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। ये कहां लिखा हुआ है? कहता है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड 7,500 अबव कॉस्ट, मतलब जितनी भी उसकी कॉस्ट या खर्चा आया था उससे ऊपर आपने 7,500 का उसको बेचा। मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट खत्म, इंटरेस्ट भी नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में दो बातें हमने सीखी हुई। अगर प्रोविजन का डिफरेंस ऊपर एडजस्ट करेंगे तो फिर ग्रॉस डेटर्स नीचे लेकर जाएंगे। अगर इनका नेट गिवन है तो फिर प्रोविजन एडजस्ट, तो ये अलग अलग है तो फिर ले लेते हैं प्रोविजन। 9700 से 6500 कम हुई ज्यादा? डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 3,200 प्लस होगा माइनस? क्योंकि डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब होता है इनकम, प्रोविजन कम हो तो इनकम, इनकम हम रिवर्स करते हैं। लो जी, क्या चीज आ जाएगी? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन कितना? 22। ये चेक कर ले, 229,300 यही है। 220,200 में 23,200 ऐड किया, 7,300 ऐड किया, ओके है। चलिए जी, अब आ जाए वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले काम क्या करते होते हैं पता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने से पहले एक काम किया जाता है, वो क्या काम? एक क्रॉस आया जनाब, एक बिल पेबल मिल गया, एक्रूड एक्सपेंस मिल गया, क्रेडिटर मिल गया, और फिर यहां पर फर्नीचर स्टॉक मिल गया, डेटर मिल गया। कितने हो गए टोटल? 5। बिल पेबल पहले से कम हुआ है क्योंकि बिल पेबल में 86 से कितने कम हुआ है? साथ साथ बाद में एंड पे लिख, कितना कम हुआ? 2100। फिर 10,800 से 4,300 एक्रूड एक्सपेंस 6,500। फिर 6500 से 10,800 40। ये कम हुए हैं तो आउटफ्लो और ये ज्यादा हुआ है तो इनफ्लो। फिर आगे चलते हैं, स्टॉक 19,400 से 25,000 5,600 आउटफ्लो। डेटर्स 21,500 से 3,1,700 10,000, और ये भी क्या आएगा? आउटफ्लो। चलें जी, अब आ जाएं पहले क्या था? बिल पेबल कम हुआ ज्यादा, बिल पेबल डिक्रीज कितनी अमाउंट से? 2,100। फिर एक्रूड एक्सपेंस ये भी कम हुआ है, कितने से? 6,500 से। फिर क्रेडिटर्स में इजाफा हुआ है, कितने से? 43। फिर स्टॉक इंक्रीज हुआ है, स्टॉक इंक्रीज कितने से? 5,600 से।
डेटर्स भी इंक्रीज हुए हैं, कितने से? 10,000। लो जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 208,900। हाँ जी, यहां तक ठीक है सबका सवाल जो घर से किया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, वो है ही नहीं, टैक्स पेड वो है ही नहीं, तो ड्राइंग्स पर इधर ही लिख लेते हैं ताकि सवाल, वैसे तो ड्राइंग्स यहां तक ही आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो सकती है। ड्राइंग्स कितनी है? 180,000। तो क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28900। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो। उसके बाद हम चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले परचेज ऑफ इक्विपमेंट, पहले लेजर बनाएंगे फिर लिखेंगे। इक्विपमेंट का लेजर बनाते हैं और चेक करते हैं कि कोई नया इक्विपमेंट खरीदा है या नहीं खरीदा। इक्विपमेंट का लेजर बनाते हैं। ब्रॉडाउन कितना? 43,000। ये सवाल के अंदर देख लें, कॉस्ट पे बनाना है 43,000। कैरी डाउन 86,000। 86,000। डिस्पोजल 23,000। ये सारी इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर है, ब्रॉड ऑन गिवन है, तो क्या देखी जा रहे हो, सवालों पर गौर करो। हाँ जी, ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लोज करेंगे तो हमारे पास कैश के नाम से आ जाएगा एडिशन, कितनी अमाउंट? 66। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 66। इनफ्लो आउटफ्लो, फिर आप ऐसा करें फर्नीचर का भी लेजर बनाए क्योंकि उसका भी डिस्पोजल है। फर्नीचर का लेजर बनाए क्योंकि वो जो 64,000 का एसेट आपका जल गया है वो आपका डिस्पोजल ही तो है। ब्रॉड ऑन कितना पड़ा है फर्नीचर का? 64,000। कैरी डाउन कितना है? 18,000। जो डिस्पोजल है ना वो कहता है जितना ब्रॉड ऑन है सारे का सारा जल गया। अच्छा, अगर वो जल गया था तो जो कैरी डाउन में नजर आ रहा है ये फिर इसी साल का खरीद होगा, तो क्लोज कर देंगे। कैश के नाम से हमारे पास 80,000 आ, तो परचेज ऑफ फर्नीचर लिखे से लेजर तो इसलिए बनाया जाता है ना कि अगर कोई चीज मिस ना हो जाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस माइनस करके भी लिखा जा सकता। चलें जनाब, इसके बाद बताएं इक्विपमेंट बेच के कैश कितना आया था, क्योंकि आप डिस्पोजल का कैश भी तो लिख रहे हैं ना। कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट 60। कैश फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि वो भी तो फर्नीचर का था 60,000। अब आओ जरा, ये यहां तक ओके है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमने बेची है। अब देखिए आपके पास साल के शुरू में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 16,900, और साल के एंड पे है ही नहीं, इसका मतलब है खरीदी तो नहीं है, बेची है। और 16,900 वाली इन्वेस्टमेंट 7,500 प्रॉफिट में बेची है, ये बात लिखी हुई है एंड पे। ये
कि इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 7500 अबव देयर कॉस्ट, तो उससे कैश कितना आया होगा? 244. 16,900 की तो वो थी, 7500 प्रॉफिट में बेची, तो हमने तो कैश लिखना होता ना, कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 34,400. 16,900 की वो थी, 7500 प्लस किया तो इतने का हमारे पास कैश, खत्म होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 55,100. पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. अब हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल का लेजर हम पहले बना चुके हैं, और वहां से हमें क्या मिला था? प्रॉफिट मिला था। वहां पर हमें क्या मिला था? और वहां पर अगर आप अपना कैपिटल का लेजर पहले शुरू में पहला लेजर बनाया था, उसमें कोई भी कैश फॉर्म में कैपिटल इंक्रीज नहीं नजर आ रहा था, ड्राइंग्स नजर आ रही थी लेकिन इंक्रीज इन कैपिटल नजर नहीं आ रहा, तो कैपिटल में तो इंक्रीज ही नहीं आया, क्योंकि हम कैपिटल का तो लेजर, आपको पता है ना कि जब एक बात, कैपिटल का लेजर कब नहीं बनाएंगे? जब रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन होगा। जब भी रिटेन अर्निंग का बैलेंस ना हो ना, प्रॉफिट अगर आपको कैपिटल से मिलना है ना, तो आपने कैपिटल का लेजर लाजमी बनाया करो, वरना सवाल गलत हो जाएगा। चलिए जी, वैसे तो रिटेन अर्निंग गिवन होता है मोस्टली, तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया, ड्राइंग्स हम लिख चुके हैं, लोन की बात आ गई, लोन कितना है? कम या ज्यादा? Come. डिक्रीज इन, अच्छा ये देखें, लोन का भी लेजर बनाएंगे। कल मैंने एक बात बताई थी, शायद आपने सुनी या नहीं सुनी, लोन किस चीज का लेजर बनाया जाता है? जिस चीज की भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, लेजर बना लोगे गलती नहीं होगी। आपका ब्रॉड ऑन लोन कितना है? कितना? 53,800, और कैश लोन कितना है? 31,800। आपने लोन पे किया एक कैश फॉर्म में 10,000, और आपके ओनर ने पे कर दिया था 12,000, टोटल 22,000 पे किया था। अब ये लिखने के बाद भी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ना, तो अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो लोन लिया है क्योंकि लोन बढ़ गया, डेबिट साइड पर लोन कम होता है, तो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? इसका मतलब है सिर्फ आपने 22,000 लोन पे किया, लेकिन बिजनेस का कैश, बिजनेस के कैश में से कितना पे किया, तो डिक्रीज इन लोन, या लोन की पेमेंट 10,000 लिखेंगे, 22,000 नहीं लिखेंगे। ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गई। अब आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, बाकी वो रिकंसिलिएशन का तरीका वही लिखना है प्रॉपर मेथड के साथ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 36,200. 36,000 पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. अब इसमें ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग के बराबर ले आओ। ओपनिंग कैश है आपके पास 41,400 और आपका आंसर आना चाहिए 52। 41,400 52। ठीक होगी बात? ये हमारा सवाल हो गया। कहां पर गलती की थी? 400. इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग वाले। अच्छा 12,000, वो तो एक आसान ट्रिक बताऊं, एंट्री के अंदर अगर जब तक कैश नहीं आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वो चीज नहीं आएगी। जर्नल एंट्री पास कर लिया करो। हाँ, जिस चीज के बारे में आपको ना समझ लगे उसकी जर्नल एंट्री पास कर लो। अगर उसकी एंट्री के अंदर कैश है, डेबिट है तो इनफ्लो, क्रेडिट है तो आउटफ्लो। आपने जब कैपिटल की एंट्री पास की थी तो आपकी ये टोटल एंट्री बनी थी। एक है लोन टू कैश, एक है लोन टू कैपिटल, ये है एंट्री। ये 10,000 से
और ये 12,000 से, ये 12,000 के में कहीं कैश नहीं आ रहा, 10,000 में कैश आ रहा है, वो भी लोन के केस में आ रहा है। ठीक है, चलें जी, ये सवाल आपका गया हो। अब मुझे बताओ बुक वाले सवालों पे आओ। बुक वाले सवालों में इश्यू है तो बताएं। वैसे बुक वाले सवालों में आपको इश्यू आते कम ही है। ये तो मुझे अब आइडिया हो गया है कि जब तक आपके पास सलूशन है, चलो फिर मैं नहीं करवा रहा, आगे जा रहा हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं आज। 10वां भी हो गया ट्रायंगल लिमिटेड वाला। गुड, अब हम फिर यांगो लिमिटेड पे चले। ये बैड डेट्स के बारे में ये मैं बता चुका हूं, आप लोग पढ़ लेना तो ठीक है, नहीं तो ये मैं बता चुका हूं, दोनों ऑप्शन बता चुका हूं। ये भला कौन से बाहर लिखे कि या तो आपने ग्रॉस डेटर्स लेने हैं या आपने नेट डेटर्स लेने हैं, ये वो बात लिखी हुई है। और ये उसने एग्जांपल दे दी इसकी, दोनों तरीकों से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में आ रहा है। ये छोटी छोटी एग्जांपल ना वो एक एक एडजस्टमेंट को हल करवा रहा है, हम सारा इकट्ठा सवाल करते हैं। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी आपने नॉन करंट एसेट समझना है, वो है ही सीवीप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा नॉन करंट एसेट ही होगा। ये सवाल भी, अच्छा ये सवाल आपने खुद ही कर लेना है, इसको मैं हल नहीं करवा रहा क्योंकि ये सवाल के अंदर आगे है, ये आपने खुद कर लेना है। 14, बल्कि बेसिक एग्जांपल तो देख लेना, अगर टाइम मिले तो कर लेना, वरना 14 लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत छोटा सा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं करवा देता हूं। इस तरह का कॉन्सेप्ट पेपर में आने के चांसेस अब हैं। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का है, इसके अंदर बोनस शेयर्स की अगर बात है तो क्या करते हैं, बोनस शेयर की एंट्री पास कर लिया करो, बात खत्म। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है राना उमर, बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है? ढूंढने पे जितना टाइम लगाना है ना, दिमाग पे फोकस कर लो, समय लग जाएगी। बोनस शेयर कैपिटल ने क्रेडिट होना ही होना है। बोनस शेयर कैपिटल ने क्रेडिट, अगर डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, अगर डिविडेंड नहीं है तो शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। तो बात समझ लगी? ये चीजें ना खास तौर पे जर्नल एंट्री, उसके ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत कर लें, आपका पेपर फेल होने का 0 चांस। जिसको जर्नल एंट्री 90% लोगों को तो जर्नल एंट्री वैसे आती होती, अप्लाई करना नहीं आती। जिसको अप्लाई करना आ गया ना, काम आसान। जैसे मैंने अभी बोनस शेयर आएंगे ना सवाल के अंदर, मैं उसकी एंट्री पास करूं। अब ये देखूंगा कि बोनस शेयर हैं कौन से, डिविडेंड वाले हैं या अदर देन डिविडेंड। एंट्री पास करके उनके अपने अपने रेलिवेंट लेजर के अंदर पुट कर दूंगा जाकर। जैसे यहां पर सवाल में देखते हैं, आपके पास शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है। इसका मतलब रिटेन अर्निंग का लेजर है तो प्रॉफिट का तो अपना घर है, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। अब आगे देखें, नॉन करंट लायबिलिटीज लोन आ गया, करंट लायबिलिटीज करंट पोर्शन ऑफ लोन आ गया। पेपर में आई कैप क्या करता है, इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस ले लेता है। वो एक शॉर्ट टर्म लोन है, एक लॉन्ग टर्म लोन है, एक शॉर्ट टर्म लोन है और एक लॉन्ग टर्म लोन है। आप चाहे अलग अलग इसको डिफरेंस ले लो या दोनों को प्लस करके ले लो, आई कैप प्लस करके लेता है। आगे चलते हैं, क्या ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल लोन 30,000 वाज ऑब्टेन्ड, लेजर बनेगा या नहीं? लेजर बनेगा या नहीं? बनेगा। लेजर ना बनाया ना तो एक गलती मैं भी आपको दिखा देता हूं, लोन का लेजर बनाते हैं। इनको प्लस करो जरा, 520 प्लस 55 ब्रॉडन आ जाएगा, 570, 60 प्लस 680, ऐसा ही है।
आपने 30,000 का लोन पे किया तो लोन डेबिट हुआ या क्रेडिट? डेबिट हुआ। लिया, ये सॉरी लोन लिया तो कैश लोन। अब क्लोज करेंगे, अगर फिर भी डिफरेंस क्रेडिट साइड पर है तो और लोन लिया है, अगर डेबिट साइड पर है तो लोन पे किया है। तो बताओ आ रहा है या नहीं? ये कितना आ गया? 875 और ये 680 तो कितना? नहीं ये कितना आ रहा है? 605 माजरत 60 और ये कितना आ गया? 680। हाँ जी, और लोन लिया है या पे किया? कितना? 75। कहता ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल लॉन, आगे देख, द कंपनी मेड अ प्रॉफिट 400,000 फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर टैक्सेशन एंड इशूड 2,000 बोनस शेयर्स आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। 2,000 बोनस शेयर्स आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। एंट्री बताओ क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से पड़ा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय, और 2000 शेयर है ना, रुपीस तो नहीं है, तो हमने तो रुपीस चाहिए। और इस ये बोनस शेयर्स की कौन सी वैल्यू होती है? मार्केट वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है? हमेशा या कभी कभी? हमेशा। तो 2000 उसने शेयर दे दिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 20। कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे बताओ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल का लेजर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका लेजर बनेगा। बताओ, बनाओ जरा। मैं यहां पर बना रहा हूं। ब्रॉडन कितना है इसका? ओ अल्लाह आलियो, ये एंड है, ये बिगिनिंग है, तो ये गलत है। ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन, बिगिनिंग वाला ब्रॉड ऑन, तो ये पुट्ठा सीधा हो गया सारा। 680 ये पेपर में भी इस बात का ध्यान रखना है। ब्रॉड ऑन कितना है? 680। ये लोन वाले वापस पे जा रहे हैं। और कैरिड ऑन कितना है? 570। लोन रेज कितना किया? 30,000। और पे कितना किया? 680 में 3 ये आ जाएगा 710, 1,00,000। लोन रेज किया है 30,000, लोन पे किया है 1,35,000। एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। इनफ्लो कितना है? 30,000। आउटफ्लो कितना? 1,35,000। अब शेयर कैपिटल का भी लेजर बनाए। अच्छा, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर प्लस करके बना सकते हो। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर प्लस करके अलग अलग भी बना सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अलग बना लो, इकट्ठा बना लो, ओके है। तो जब प्लस करें दोनों को, ब्रॉड ऑन कितना है? इन दोनों को प्लस कर देंगे 670, इन दोनों को प्लस करें 11,15,000। ठीक है। अब एक एंट्री पास की आपने, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, ऐसी एंट्री पास की है 20,000 से। बताओ शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी? किस साइड पर जाएगी? किस नाम से जाएगी? रिटेन अर्निंग 20,000। अब इसके लिखने के बाद अगर डिफरेंस आए तो वो होगा इंक्रीज इन कैपिटल या डिक्रीज इन कैपिटल। मतलब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताओ। ये जो 20,000 है ये कैश फ्लो है या नहीं? अपनी एंट्री पर फोकस करना। कहीं लिखा हुआ कैश, तो ये 20,000 के अलावा अगर डिफरेंस है तो वो कैश फ्लो है। अब देख लो ये कितना है? 4 लाख। ये हमारा इनफ्लो। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आया? 4,20,000 इंक्रीज इन शेयर कैपिटल,
30,000 लोन रेज, 135,000 लोन पेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे यहां पर देख लें, प्रोसीड फ्रॉम शेयर ऑफ इशू, रिसीट ऑफ लोन पेड, और उसने डिविडेंड भी इधर ही लिखा हुआ है, डिविडेंड आप जहां मर्जी लिख सकते हो। अच्छा, ये डिविडेंड कहां पर था? 2 लाख, 2 लाख कहां लिखा हुआ था? रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया था, क्योंकि ये उसने किसी सवाल को उठाया हुआ है, पिक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये रिटेन अर्निंग गिवन है। चले जी नेक्स्ट पे आ जाएं। ये उसने लोन का लेजर बनाया हुआ है, ये रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया हुआ है। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, और बल्कि मैं रिटेन अर्निंग का लेजर बना देता हूं, ये भी एक अच्छी चीज है इसके अंदर। रिटेन अर्निंग के लेजर में क्या क्या होता है? ब्रॉड ऑन होता है, कैरिड ऑन होता है, डिविडेंड होता है, और एक्सेस डेप्रिसिएशन होता है। एक्सेस डेप्रिसिएशन की भी तो एंट्री यही होती है ना, OCI2 या शेयर रियल सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। इस सवाल के अंदर वो एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है। और जरा इसका ब्रॉड ऑन देखो, कितना सवाल के अंदर गिवन है? 3,90,000। कैरिड ऑन कितना गिवन है? 5 लाख। और उसने पैड भी बताया हुआ, खुद बताया हुआ 4 लाख। एक उसने खुद कहा है रिटेन अर्निंग में से आपने शेयर कैपिटल, उसकी एंट्री पास की हुई है आपने, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल 20,000 से, जिसकी एंट्री आएगी पहले वो रिकॉर्ड होगा। कैश फॉर्म में होगा तो कैश फ्लो में आएगा, कैश फॉर्म में नहीं होगा तो कैश फ्लो में। अब इसके अलावा जो आएगा वो होगा कैश डिविडेंड, 2 लाख। डेबिट साइड पर आएगा तो डिविडेंड, क्रेडिट साइड पर आएगा तो प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग की 2 ही साइड्स हैं, क्रेडिट साइड पर आएगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड पर आएगा तो डिविडेंड। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है पता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, OCI वाली एंट्री। मतलब रिटेन अर्निंग में अगर कोई आपको एडिशनल बात आती है तो 2 एक्स्ट्रा एंट्री आ जाती है, एक एक्सेस डेप्रिसिएशन की और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके अलावा तो रिटेन अर्निंग कहीं आता ही नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बेसिक एग्जांपल थी, ये कोई सवाल नहीं था हमारा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। मैं देख लेता हूं इसमें कुछ है चीज तो करते हैं, वरना आगे चलते हैं। ये आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद कर लेना है, 17 भी आपने खुद करना है। लोन रेज है, इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है करते हैं जी, ये सवाल करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 2 शेयर डिक्लेयर एंड पेड। नया पॉइंट वो सवाल पढ़ के पता चलेगा, नया पॉइंट सवाल पढ़ के पता चलेगा। सवाल पढ़ना शुरू करें, और इस सवाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स गलतियां करते ही करते हैं। सवाल बहुत आसान है, ये सवाल मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, ताकि ये सवाल में वो जो बात है वो आपको समझ लगे। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट, इन्वेंट्री बता, करंट एसेट इन्वेंट्री रिसीवेबल बैंक, ऑर्डिनरी शेयर शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग, लोन दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड एंड अदर पेबल। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, क्या इंपॉर्टेंट बात है? आए जरा आगे चलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भी गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। सबसे पहली कहानी, द ओनली न्यू लोन रेज ड्यूरिंग द इयर्स 5 years बैंक लोन अमाउंटिंग टू 65,000। इसका मतलब है लोन का लेजर बनेगा। एंट्री क्या पास हुई है? कैश टू लोन। क्या एंट्री पास हुई है? कैश टू लोन या बैंक टू लोन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें है, और ये एक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 156, इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 156, इंटरेस्ट accrued including in the trade and other payable above was 24 last year,
54 दिस ईयर। ये क्या चीज है भला? किस चीज का? इंटरेस्ट पेबल। ये किसका है? अब जरा ध्यान से सुने, अगर किसी लायबिलिटी या किसी एसेट का बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हो बट एसओएफपी में नजर ना आ रहा हो तो वो किसी न किसी के अंदर मौजूद होगा। बात दोबारा सुने, कोई भी एसेट या लायबिलिटी आपके पास मौजूद हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई हो, लेकिन उसका हेड ऊपर एसओएफपी के अंदर ना हो, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ना हो, तो फिर वो किधर है? कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट पेएबल है, इस सवाल के अंदर तो उसने लिख दिया, उसकी मेहरबानी, वरना नहीं लिखता वो सवाल के अंदर। बता रहा इंटरेस्ट पेएबल है, क्या ऊपर एसओएफपी के अंदर किसी जगह इंटरेस्ट पेएबल का हेड है? देखो जरा जाके, अपना सवाल बुक तो नहीं होगी आपके पास, मैं दिखा देता हूं। ये है लायबिलिटीज का हेड, दिखाओ जरा इंटरेस्ट पेएबल कहां है। अगर कोई लायबिलिटी या एसेट है जरूर लेकिन नजर नहीं आ रहा, वो किसी और हेडिंग के अंदर प्लस माइनस हो चुका हो, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेएबल उसने इस सवाल के अंदर तो खुद कह दिया है कि इसके अंदर शामिल है। हम क्यों इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं? आपको पता है इंटरेस्ट पेएबल वर्किंग कैपिटल में नहीं आता, इंटरेस्ट पेएबल वर्किंग कैपिटल में और बाकी आते हैं सारे। अगर हमने इसका डायरेक्ट डिफरेंस लेकर लिख दिया तो सवाल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो इंटरेस्ट पेएबल भी है। तो पहले इंटरेस्ट पेएबल इसमें से निकाल देंगे, फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर लिखते हैं। और अब मैं आपको सारी बातें बताऊं, 3 बातें होती हैं या 4। इन अदर पेएबल या अदर रिसीवेबल के अंदर, अदर पेएबल या अदर रिसीवेबल के अंदर और कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है, रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स रिसीवेबल या पेएबल हो सकते हैं। रिलेटेड टू मतलब आपने कोई एसेट बेचा, उसके पैसे अभी तक कुछ रहते हैं लेने वाले, या खरीदा तो देने वाले रहते हैं। कोई एसेट या लायबिलिटी है तो वो किसके अंदर होगा? अदर रिसीवेबल या अदर नॉन करंट एसेट्स के रिसीवेबल पेएबल को कैश फ्लो में किस जगह लिखते हैं? इग्नोर करते हैं। किधर लिखते हैं? इग्नोर करते हैं। और वो इनके अंदर शामिल हूं तो उसको फिर निकाल के वर्किंग कैपिटल के अंदर डिफरेंस लेना। अब दोबारा हम सवाल करेंगे, क्योंकि इसके पेपर में 3-4 सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, 3-4। तो क्या करेंगे हम? 141 ओपनिंग है, इसमें से कितना माइनस करेंगे? ओपनिंग इंटरेस्ट कितना है? ओपनिंग इंटरेस्ट ये लिखा हुआ, कहता है लास्ट ईयर का इंटरेस्ट पेएबल है 24,000 और इस साल का इंटरेस्ट पेएबल है 54,000। तो हमने ऊपर जाकर करना है, इसमें से 24,000 माइनस करेंगे और इसमें से 50 निकाल के फिर जो अमाउंट बचेगी उसका डिफरेंस लेंगे वर्किंग कैपिटल के। तो ये कितनी अमाउंट आ गई? 117। और ये कितनी अमाउंट आ गई? कितनी? 98। आंसर ही चेंज हो जाता। देखिए 141 से 152 हो रहा था, लेकिन जब वो माइनस किए तो 117 से 98 हो गया। मतलब पहले बढ़ रहा था, अब कम हो रहा है। चलिए जी, इस सवाल के अंदर सिर्फ ये ट्रिक है। और दोबारा बता दीजिए, तो सवालों के अंदर आता रहेगा तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वरना सुन के कहां आपको समझ लगती है। बात फिर यही है कि अगर कोई ऐसा इनकम या एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन में हूं बट एसओएफपी के अंदर अपने नाम से नजर ना आ रहे हूं, तो किधर होंगे? या अदर रिसीवेबल में या अदर ना बताया हो तो, बताया हो तो जिस हेड में बताया होगा उसी हेड में। लेकिन अगर अपना हेड हो तो फिर तो ओके है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात। सबसे पहले आप ऐसा करो, रिटेन अर्निंग का लेजर बना के मुझे ना प्रॉफिट फाइंड करके, रिटेन बुक है ना सबके पास, रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर मुझे प्रॉफिट फाइंड करके दें। अब ये क्योंकि पूरी बुक तो आ नहीं सकती इसके ऊपर, बुक कितने लोगों के पास नहीं है? माशाल्लाह। चले जी, पहले ना रिटेन अर्निंग का ये ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन तो लिखो ना अपनी अपनी जगह पे। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन प्रॉफिट गिवन है, तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर भी लेजर बना लो, कहीं डिविडेंड मिल जाए।
रिटेनर ने लेजर बना ही लो, अब शुरू किया तो 1034 डेबिट क्रेडिट साइड पर लिखो और 7671 डेबिट साइड पर लिखो। कोई ऊपर देख लो, अच्छा उल्टा लिखा हुआ, कोई हाल 1415। अच्छा अब आकर ना ये उल्टा लिखा होता है, पहले ऐसे इसे हम सीधा समझते हैं ना, अब पहले वो करंट लिखा होता है, बाद में कंपैरेटिव लिखा होता है। हाँ जी वो भी पुठा कर दिया, तो पहले बताते ना, सवाल करवा लेते हो पूरे का पूरा फिर बताते हो। इसमें से कितना माइनस करना है 24 और इसमें से माइनस करना है 54। चलो हो गया। अच्छा यहां तक ये सवाल है, आपका डिविडेंड 2,30,000 है और बाकी लिखा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 200,000 न्यू शेयर्स इश्यू किए और डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड 230,000। तो पहले हम रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर ये देख लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड तो नहीं है। ब्रॉड ऑन कितना है 671, कैरिड ऑन कितना है 34, पैट कितना है, यहां पर पैट आता होता है 51 और डिविडेंड जो गिवन है वो कितना है 230। कोई डिफरेंस आ रहा है या ओके हो गया? बस फिर इसका मतलब है ना कोई डिविडेंड है ना प्रॉफिट हमें गिवन। अब सवाल कर लो जरा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पेपर में आपने वो पूरा फॉर्मेट लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कितना प्रॉफिट है 11,95,000। कौन सा प्रॉफिट लिया भला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट कर लो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, या तो दुआ करो गिवन हो, नहीं तो फिर काम करो। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 401, पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 69,000 वाज डिस्पोज्ड फॉर ₹41,000। यहां से गेन या लॉस पता चला, कितना आया गेन या लॉस, गेन या लॉस कितना आया नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि बुक वैल्यू नहीं है। तो लेजर जिंदाबाद। एक बात तो कंफर्म है, जहां से आपको इनफेक्ट पता नहीं चाह रहा ना, चीज डायरेक्ट आ गई तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं आ रही तो लेजर बनाओ, सवाल हो जाएगा। अब ऐसा करो, डिस्पोजल का लेजर बनाओ, पहले बनाओ डेप्रिसिएशन का लेजर। आपको फिर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाकर वहां से फाइंड करो कि जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, वो मिल सकता है ना वहां से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ और वहां से ये ढूंढो कि जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। चलो जिशान आपको बताएगा। जिशान अगर आपको डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पता, कौन से ऐसे दो लेजर है जहां से ये मिल सकती है, जिशान को बताने देना। अगर सवाल के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको नहीं गिवन, डिस्पोजल की, टोटल नहीं डिस्पोजल की, ऐसे कौन से दो लेजर है जहां से वो मिल सकती है? एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, पीपी के में से उसके क्या जाएगी एक्यूमुलेटेड, डिस्पोजल का। डिस्पोजल के लेजर में डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। सिर्फ दो जगह है। अगर देखो आपके पास कॉस्ट गिवन है, अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाए तो बुक वैल्यू फाइंड कर लोगे ना। तो आप ऐसा करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ। ये चीजें असल FR1 इसे कहते हैं कि चीजें ना गिवन हो और हमने फाइंड करनी हो। ब्रॉड ऑन कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का गिवन है 74, कैरिड ऑन भी गिवन है कितना 1125, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी गिवन है 40, और अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहां पर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन होगी।
24,000। ये है डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो चीज आपको चाहिए ना मिल रही हो तो देखो किस जगह से मिलती है, किस लेजर से मिलती है। 2 लेजर होते हैं हमेशा, हर एक मिनिमम 2 लेजर होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री होती है ना, तो 2 लेजर में मिलती है। अब आप बताओ 69,000 वाला एसेट 24,000 तक डेप्रिशिएट हो गया, रह कितने का गया? 45,000 वाला एसेट 41 का बेच दिया, गेन आया या लॉस? कितने का? 4,000। और हम रुपीज एंड थाउजेंड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन है 401। अच्छा ये थाउजेंड में नहीं कर रहे आप, तो फिर तो पूरा लिखेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल 4,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है 156,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ पॉइंट नंबर 2 में। और बताएं कुछ है तो खत्म होगी बात, एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी, डेप्रिसिएशन आ गई, गेन या लॉस आ गया, और इंटरेस्ट भी गिवन था वो भी आ गया, ये अमाउंट गिवन इंटरेस्ट। हाँ जी, कितना आ गया? प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग 1756,000 1756,000। अब ना साथ साथ ना पूछते जाओ, कोई बात अगर आपको ना समझ लगे, क्योंकि नो डाउट आपको थकावट हुई है, लेकिन इस थकावट को ओवरकम करो थोड़ा सा। चले जी, अब आओ जरा टिक क्रॉस वाली बात पे, वर्किंग कैपिटल पे। नॉन करंट एसेट होता है ना करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल। अच्छा ये रिसीवेबल नेट है या ग्रॉस है? नेट है, प्रोविजन तो है ही नहीं। 2 गए, फिर करंट लायबिलिटी में आओ, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, टैक्स पेबल आएगा, ये आएगा, लेकिन इसमें से भी इंटरेस्ट वाली बात माइनस करके है, तो पहले वो माइनस करोगे फिर डिफरेंस लोगे। तो 152 में से 24 माइनस किया, कितना आया? 128। और 141 में से 54 माइनस किया, 87। लो जी, 128 से 87 हो गया, कम हुए ज्यादा? कम हो गए 87 से। चलो जी, आप लिखवा दो जिसके पास बुक है। पहले बताओ स्टॉक के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज, बुक है किसी के पास? स्टॉक इंक्रीज कितने से? 640। इंक्रीज हुआ, देख लेते हैं। 203 से 843 हुए, 147 से 184। डेटर इंक्रीज कितना? 30। फिर आज जो पेबल रहेगा, बस पेबल में क्या हुआ? डिक्रीज, पेबल डिक्रीज 87 से। अच्छा वो 87 आया था 41 से। था, कम हुआ ज्यादा? चलो जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 10। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड। अब आए जरा, मुझे बताएं इंटरेस्ट का लेजर बनाकर पेमेंट निकालोगे या डायरेक्ट? लेजर बनाना पड़ेगा। अच्छा पेबल का मैं लेजर एक 1 लाइन में बता दूं आपको, पेबल का लेजर।
आपने करना क्या है, इंटरेस्ट पेड का या टैक्स पेड का लेजर, सिर्फ ये पेड का है, ताकि आपने करना क्या होता है, वैसे यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्रोडो लिखते हो, यहाँ पर कैडो लिखते हो, यहाँ पर एसपीएल आता है और यहाँ पर कैश आता है। अगर आपने ये फाइंड करना है तो ये कैड ऑन उधर चला जाएगा, ब्रॉड ऑन प्लस एसपीएल माइनस कैरिड ऑन, ब्रॉड ऑन प्लस एसपीएल माइनस कैरिड ऑन। तो डायरेक्ट आप लिख दो ब्रॉड ऑन कितना है, एक्सपेंस में कितना लिखा हुआ है, और कैरिड ऑन माइनस कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट कोई भी एक्रूड एक्सपेंस की पेमेंट फाइंड करने का ये तरीका है, किसी भी टाइप के एक्रूड का। बताओ ब्रॉड ऑन कितना था, 24, 156 माइनस 50 कितना आ गया, 126. 126। फिर टैक्स का भी लेजर बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं, नहीं बनेगा। लेजर बनता किसका है, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो। तो क्या टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो गिवन है तो फिर तो लेजर बनेगा ना। ब्रॉड ऑन कितना टैक्स का, कितना 470, एसपीएल में कितना लिखा हुआ है, वो प्रॉफिट के नीचे लिखा होगा 602 माइनस कैरिड ऑन कितना है, 602. कैरिड ऑन भी 602 है, 470। डिविडेंड कितना था, 230, ये 1000 में है सारा। लो जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 1038 माइनस 126 माइनस 470 माइनस 230। 1038 में से 126 माइनस कर दो, 470 माइनस कर दो और 230 माइनस कर दो, 922. 920। Negative. नेगेटिव में कैसे, नेगेटिव इतना नेगेटिव कैसे आ गया, 212. पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. 212 ये हमारा ए पूरा। अब आ जाए जनाब जरा बी पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले एसेट का लेजर बनाकर मुझे बताओ कि कोई एसेट खरीदा या बेचा तो नहीं है, जल्दी करो जरा। एसेट का लेजर बनाओ और उसकी खरीदो, बेचा तो है, खरीदने का बताओ। नॉन करंट एसेट्स का लेजर बनाओ, बुक पता नहीं क्यों लेकर आए हो, मुझे समझ नहीं आई। बैग भारी हो जाता है, तू तो ये बात है। 3831 2700 के पहले थे 3831, और वो बेचने वाला निकाल के बताओ कितना एसेट खरीदा है। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कितना आ रहा है, इधर ही लेजर बनाने लगा हूं। ब्रॉडर कितना है 2700, कैडर कितना है 38, बेचा जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 69। क्लोज करेंगे, अगर इस साइड पर आ रहा है तो वो 1200,000, ओके, तो क्या 1000 में करना है ना, ये 12 आ रहा है 1200। आओ जरा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स 1200,000। फिर कैश फ्रॉम डिस्पोजल 41,000, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो। इसके अलावा कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात बताइए, कोई भी नहीं है।
तो खत्म होगी बात। 115900। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से कैपिटल का लेजर बनाकर बताओ कि कितने नए शेयर इश्यू करके कैश आया। कैपिटल का लेजर बनाओ। ये है आपके पास, इकट्ठा बनाना है ना, बेहतर है इकट्ठा बना दिया करो। ब्रॉड ऑन कितना है? 1040, दोनों को प्लस कर दिया। कैरिड ऑन कितना है? क्लोज कर दो, सर ब्रॉड डाउन सर अकॉर्डिंगली है। हेयर पुट्टा सीधा हो गया। ब्रॉड ऑन है 740, कैरिड ऑन है 1040। कैश बता दो कितना है? 300, मतलब कि 3 लाख। लोन भी देखते जाते हैं, लोन का भी लेजर बनाते जाते हैं। लोन का ब्रॉड ऑन कितना है? 320। कैरिड ऑन कितना है? 100। ठीक है, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है। उसने कहा एक सवाल के अंदर देखिए पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, कहता है लोन रेज किया है 65,000 का। लोन रेज किया है 60, तो लोन तो क्रेडिट हो गया, कैश 65। अब देखो कोई पेमेंट भी किया या नहीं। यह आ जाएगा 385। कितना पे किया? 235। लो जी, सवाल हो गया कंप्लीट। चलें जी, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। सर जी, कैपिटल का हमने शेयर भी तो इशू किया है। तो वो आ तो गया है। कहाँ है? 2 लाख वो आया, 1 लाख वो आया, तो 3 लाख वही तो है। 2 लाख शेयर इशू किए हैं ना, न्यू शेयर्स, उनकी एंट्री क्या पास हुई होगी? उनकी एंट्री क्या पास की होगी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो जो हमने लेजर बनाया, जो 3 लाख आ रहा है हमारे सामने, वो 2 लाख शेयर कैपिटल है और 1 लाख शेयर प्रीमियम है। लेजर से ही तो मिलेगा ना शेयर कैपिटल। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। नहीं पता चला अभी भी? फिजा और लोन रिसीव 65,000, लोन पेड 135 है। लोन पेड कितना है? 2 है, 1 है? 235। हाँ जी, नेट कैश फ्लो बता दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थ्री 365 में से 235 माइनस कर दो। लो जी, ए प्लस बी प्लस सी। आपके पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिखना था सब बात, लिख लीजिए, लिखना था तो बता दिया करो ना, चुप हो जाते हो। हो गया? चलिए, अब बताओ नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना आ गया? इंक्रीज या डिक्रीज है? कम हो रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 817। अब हमने इसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और आंसर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जरा पहले तो ये देखो, ओपनिंग ये है ना, 0 बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक कितना है? 51। तो दोनों को प्लस किया तो 51 पॉजिटिव।
एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वल 51 था ना, क्लोजिंग 817 और 51 का डिफरेंस कितना आ गया 766 नेगेटिव। इसका मतलब है हमारा क्लोजिंग क्या होना चाहिए नेगेटिव। चेक कर लो जरा, ये है ही नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं 760, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब के नेगेटिव आंसर। क्वेटा ट्रैक लिमिटेड, ये आपने खुद ही करना है, आसान सा सवाल है। ये कितने सवाल जो आपने करने हैं कौन कौन से हो गए, एक छोटा सा सवाल किया था, वो एग्जांपल क्या थी 14, एक, और ये कौन सी एग्जांपल होगी 18। मतदान वाला भी छोटा सा सवाल है, इसमें कोई नई चीज बताई नहीं हुई, डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड है। अच्छा, आपने वो तो छोटा अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है। मेन जहां से सवाल स्टार्ट हो रहे हैं 18 प्लस 19, 18 प्लस 19। वैसे तो ये सवाल आपके आराम से हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है 20 बस। सर कल संडे नहीं है, मंडे है। नहीं, ये सवाल छोटे छोटे हैं ताकि ना कंप्रीहेंसिव एग्जांपल शुरू कर देना। तो 17, 18 नहीं 18, 19 और वो जो रीडिंग है वो तो आपने खुद ही कर लेनी है माशाल्लाह। लो जी, हम पहुंच गए टारगेट पे। कल हमारी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब के पास्ट पेपर पता चलेगा। अभी कैश फ्लो शुरू नहीं हुआ,